Hello everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So students, HP सेट पेपर 1 प्रिपरेशन में आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमाना। अनुमान का मतलब होता है गेस करना। सो इंडियन लॉजिक में इसका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है एंड एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो हम यहाँ पर देखेंगे कि गेस करना यानी कि लॉजिक में अनुमान लगाने के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या इसके प्रकार और कैसा इसका स्ट्रक्चर रहता है। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए ही सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर आपके आज मैं क्लियर करने वाली हूँ। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पेपर 1 पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि 100 में से आप इसमें आसानी से 80 प्लस स्कोर करके अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हो। सो पेपर 1 प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है जिसमें फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स हम आपको देंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में कोर्स अवेलेबल है। एग्जामिनेशन से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर करवाने की मैं आज आपको 100% श्योरिटी देती हूँ। फुल सिलेबस नोट्स हैं, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे जिसमें से एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये वीडियो लेक्चर्स में भी पहले आपके थ्योरी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए जाएंगे जो कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में होंगे, ट्रिक्स के साथ आपको याद करवाई जाएंगी चीजें। साथ ही वीकेंड पे आपके लिए मॉक टेस्ट और एमसीक्यू सीरीज भी लाई जाएगी ताकि जो पूरा वीक आपने पढ़ा है उससे बहुत अच्छे से आपकी रिवीजन हो जाए। 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में हम आपको देते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन के साथ। यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एंड इसमें से भी एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 2000 रुपए। जब तक आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो जाता तब तक आप इसका फायदा उठा सकते हो। फ्री वीडियोस के एक्सेस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है। इस कोर्स के अच्छे से आप लोग ओवरव्यू को जरूर पढ़िएगा। इसकी ड्यूरेशन 6 मंथ्स है। कंटेंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने मेरे सेपरेट सेशंस आ जाएंगे। इसमें अभी 150 से ज़्यादा सेशंस आपको मिलते हैं एंड मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि इन लेक्चर्स के अलावा आपको कुछ भी कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मिल जाएंगे दोनों लैंग्वेजेस में। फ्री डेमो वीडियोस अलग-अलग एजुकेटर्स की आपको मिल जाएगी। 2000 एमसीक्यू पीडीएफ है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं जहाँ पर आपको थ्योरी लेक्चर्स अलग हैं, एमसीक्यू सेशंस आपको अलग मिल जाएँगे, मॉक टेस्ट हैं और इवैल्यूएशन टेस्ट है जो कि एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के लिए काफ़ी है। तो स्टूडेंट्स जल्दी से आप गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके हमारी टीम से इस कोर्स की पूरी जानकारी ले सकते हो एंड जल्दी से इस कोर्स को जॉइन भी कर सकते हो। सिलेबस के अकॉर्डिंग ये है हमारा कंप्लीट चैप्टर जिसमें स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमाना यानी कि इन्फेरेंस, व्याप्ति, इनवेरिएबल रिलेशनशिप और हेत्वाभ्यास के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हमने जैसे कि टॉपिक में सबसे पहले कहा स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमना। अनुमना मतलब अनुमान यानी कि इनफेरेंस, उसको हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं। ये प्रमाण का भी एक प्रकार होता है ना। प्रमाण में अनुमाना क्या होता है? अनुमान लगाया जाता है, गेस किया जाता है, अज्यूम किया जाता है। किसको अज्यूम करने की बात हमने कही थी कि प्रीवियस मेरा कोई नॉलेज है उसको मैं यूज करके न्यू सिचुएशन में अज्यूम करके किसी कंडीशन से बाहर निकल सकती हूँ, किसी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकती हूँ। अब मान लीजिए सेम प्रॉब्लम में मैं पहले भी फंसी थी, अभी भी फंसी हूँ, तो मेरा जो पुराना एक्सपीरियंस था, जो पुराना नॉलेज था, उसको ध्यान में रखते हुए मैं नए सिचुएशन से बाहर निकल सकती हूँ। ये अनुमान का एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, ठीक है। अनुमाना इन्फेरेंस ऑक्यूपाइज अ सेंट्रल प्लेस इन हिंदू स्कूल ऑफ लॉजिक, जिसको न्याय कहा जाता है। न्याय शास्त्र अपने आप में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जिसको हिंदू स्कूल ऑफ लॉजिक कहा जाता है कि हिंदुइज्म में अपने सनातन धर्म में किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज होती है सनातन धर्म में, यानी कि न्याय में क्या क्या चीज़ें होती है। तो न्याय फिलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेषिका फिलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे भी अगर सेपरेट वीडियो चाहते हो तो कॉमेंट करके बता दीजिएगा। अब देखो यहाँ पर अनुमना में क्या कहा गया है कि इसको 5 स्टेजेस में, न्याय के अकॉर्डिंग अनुमान को 5 हिस्सों में बांटा जाता है। ये एक क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि हिंदू स्कूल ऑफ लॉजिक या फिर इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक न्याय के हिसाब से इन्फेरेंस को यानी कि अनुमान को कितने स्टेजेस में बांटा गया है? तो आंसर होगा 5 स्टेजेस। वो स्टेजेस कौन कौन से हैं? पहला है प्रोपोजिशन, दूसरा है ग्राउंड, तीसरा है इलस्ट्रेशन, एप्लीकेशन एंड कंक्लूजन। इंग्लिश के लिए ये है, हिंदी मीडियम यहाँ पर देख सकते हो। प्रोपोजिशन को प्रतिजना, प्रतिज्ञा कहा जाता है। लिटरली प्रॉमिस, कोई भी जो हम वादा करते हैं वो होता है प्रोपोजिशन। पहले ही लेक्चर में, लॉजिकल रीजनिंग के पहले लेक्चर में हमने कहा था ना, जैसे हम ये चीजें पढ़ते थे
ऑल डॉग्स आर कैट, ये क्या थी? प्रीमाइसेस थे, प्रोपोजिशंस थी, हमने पढ़ी हुई। तो ये प्रतिज्ञा होती है, एक वादा होता है जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, इसके बाद आता है ग्राउंड। ग्राउंड क्या होता है कि किसके बेस पर ये बात बोल रहे हो। अब आपने मुझे कोई बात बताई तो मैं आपको बोलूंगी किस बेसिस पे आपने ये बात कही, किस ग्राउंड पे आपने ये बात कही, उसको हेतु कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जमीन थोड़ा सा गलत मीनिंग आ गया इसका। किस बेस पर आपने ये बात कही, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड। और आसान टर्म हेतु के लिए होता है रीजन। ठीक है, अब एक चीज ये है कि अगर मान लीजिए मैं बोलती हूं कि मैंने 15 kg वेट लॉस किया पिछले 7 दिनों में। एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया कि मैंने 15 किलो वेट पिछले 7 दिनों में कम किया। अब मैंने बता दिया कैसे कम किया, क्योंकि मैं डाइटिंग कर रही थी, मैं दिन में सिर्फ एक ही टाइम खाना खा रही थी। तो ये क्या दिया, ये इस प्रोपोजिशन का हेतु मैंने दिया, इसका कारण मैंने बताया कि इसकी वजह से मैंने वेट लॉस किया है। तो हेतु मतलब कारण होता है। एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा, जैसे कि एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पहाड़ में से धुआं निकल रहा है, तो कोई बोलता है कि पक्का वहां पर आग लगी है। तो कोई इसका रीजन, इसका हेतु क्या होगा कि हमें पता है जहां पर भी धुआं होता है इसका मतलब आग ही होती है। तो वो उसका हेतु होता है। इलस्ट्रेशन होता है उदाहरण। ठीक है, एग्जाम्पल। नेक्स्ट आ जाता है एप्लीकेशन। उपन्याय एप्लीकेशन होता है कैसे उस चीज को अप्लाई करना है, कैसे उस चीज को वहां पर यूज या कैसे उसको इस्तेमाल करना है, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन। अगला है कंक्लूजन यानी कि निगमना, निष्कर्ष। तो ये आपको तो पता ही है, कंक्लूजन सबसे लास्ट में ही हमेशा होता है। ओके, सो देखते हैं इसमें से क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। सो देखो, एक क्वेश्चन ये था, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन अनुमना इन्फेरेंस। सो देखो, यहाँ पर दिया है प्रतिजना, हेतु, उदाहरण, उपन्याय और निगमना। तो आपको ये जो मैंने बताया इनका हिंदी मीनिंग भी याद होना चाहिए। और कई बार इंग्लिश में क्वेश्चंस आते हैं, सेम क्वेश्चन होगा लेकिन जो ऑप्शंस हैं वो ऐसे होंगे, प्रोपोजिशन, फिर हेतु, ये कंक्लूजन, इस तरीके से चीजें होंगी। तो आपको सब कुछ चीजें पता होनी चाहिए। ओके, तो पहला है प्रतिजना, हेतु, उदाहरण, उपन्याय और निगमना। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आ चुका है एग्जाम में। अगर आप लोग सेट एग्जाम के साथ साथ यूजीसी नेट एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो भी ये सीरीज आपको बहुत हेल्प करती है। ओके, सो प्रतिजना, इसको देखो और नाम भी है। प्रतिजना का मतलब प्रोपोजिशन, तो मैंने आपको बताया। प्रतिजना प्रोपोजिशन के अलावा अगर कभी थीसिस लिखा होगा तो इसका मतलब है कि हम प्रोपोजिशन यानी कि क्लासिकल इंडियन स्कूल में यानी कि न्याय के फर्स्ट स्टेज की बात कर रहे हैं। तो ये 3 नाम इसी के हैं, इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, सो देखो प्रतिज्ञा क्या होता है, इट इज द थीसिस टू बी एस्टैब्लिश्ड विच मेक्स अ स्टेटमेंट। ये स्थापित की जाने वाली थीसिस है जो एक बयान देती है, अर्थात जिससे कोई बात सिद्ध हो। उदाहरण के लिए पहाड़ी उग्र है। अब आपको ना एग्जाम में हमेशा यही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हिल इज फेयरी, क्योंकि वहां पर आग लगी है, स्मोक है, धुआं है, बिकॉज देयर इज स्मोक ऑन द हिल। ठीक है, यही एग्जाम्पल दिखेंगे, क्योंकि अगर हम लोग इंडियन फिलोसफी की बात करें ना, वहां पर जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, उन बुक्स में जो एग्जाम्पल दिए गए हैं इन चीजों को समझाने के लिए, वो यही है कि पहाड़ी से धुआं निकलता है तो कोई दूसरा बोलता है कि वहां पर आग लगी है। क्यों बोलता है, क्योंकि उनको पता है कि किचन में अगर धुआं निकल रहा हो मतलब वहां पर आग लगी है। यही एग्जाम्पल हमारी बुक्स में लिखे हैं, यही एग्जाम्पल क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो थीसिस क्या होता है, एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको हमें प्रूव करना होता है। अब जैसे एक स्टेटमेंट यहाँ पर दे दी गई, द हिल इज फेयरी, द हिल इज फेयरी, पहाड़ी जो है वो उग्र है। पहाड़ फायरी, ठीक है, पहाड़ में आग लगी हुई है। अब इस बात को पहाड़ में मैंने, जैसे मान लीजिए, इसको और सिंपल करती हूं आप लोगों के लिए। पर्सन ए मैं हूं अंकिता, ठीक है, मैंने बोल दिया आप लोगों को कि पहाड़ी उग्र है, पहाड़ हिल इज फायरी। ठीक है, पहाड़ में आग लगी हुई है। अब कोई दूसरा पर्सन है, मेरा फ्रेंड एक्स वाई जेड, उन्होंने पूछ लिया कि आपको कैसे पता पहाड़ में आग लगी है। ठीक है, मैंने तो बोल दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा आपको कैसे पता पहाड़ में आग लगी है, तो उसका मुझे कारण देना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा, हेतु देना पड़ेगा कि उन्होंने बोला कि बिकॉज देयर इज स्मोक इन द हिल, क्योंकि पहाड़ में से धुआं निकल रहा है इसलिए स्मोक है।
इट स्टेट्स द रीजन फॉर द स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट थी, इसको हमने क्यों बोला, इसका कारण मैं दे रही हूं। ठीक है। अब जैसे किसी पर्सन ए को मैंने बोल दिया कि आप बहुत टॉल हो। ठीक है, मैंने इनको बोल दिया कि आप बहुत टॉल हो। इसके बाद मैंने इनका कारण भी दे दिया, क्योंकि आप एक एथलीट हो तो आपकी हाइट ज्यादा है, आप अच्छे खासे टॉल हो। तो ये मैंने रीजन दे दिया। पहले मैंने सिर्फ थीसिस कही, एक स्टेटमेंट बोलकर छोड़ दिया। ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, उसका जो कारण बताया गया, बिकॉज जहां पर आ गया वो हेतु होता है, आइडेंटिफाई कर लोगे। तीसरा है उदाहरण, एग्जाम्पल देने के लिए। अब मैंने बोला अच्छा, पहले मैंने बोल दिया कि आग लगी है पहाड़ में क्योंकि देखो वहां से धुआं निकल रहा है। अब मेरे फ्रेंड को फिर भी नहीं समझ आया। फिर मैंने बोला कि जहां पर भी धुआं होता है वहां पर पक्का आग ही होती है, जैसे कि किचन में। तो ये मैंने एक उदाहरण दे दिया। उपन्याय मतलब एप्लीकेशन। अब उस चीज को यूज कैसे किया जाएगा, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल प्रोपोजिशन टू अ पर्टिकुलर इंस्टांस। फॉर एग्जाम्पल द हिल इज स्मोकी, क्योंकि देखो पहाड़ी धुआंधार है, ये मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दी बात। उसका निष्कर्ष क्या निकला, यह पूर्ववर्ती निष्कर्षों से निकला गया निष्कर्ष है। उदाहरण के लिए इसीलिए पहाड़ी उग्र है। जहां पर हमने देयरफॉर या फिर सो ऐसे टर्म्स को यूज करते हैं तो वो हमेशा बताती है कि ये कंक्लूजन है। तो कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे देयरफॉर हो गया, सो हो गया, ये कंक्लूजन बताता है, इसीलिए ऐसा हुआ है। बिकॉज, बिकॉज कब लगाते हैं, क्योंकि। क्योंकि कब बोलती हूं मैं किसी को, क्योंकि मैं बोलूंगी आपको कि पढ़ लीजिए, अगर नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। ठीक है। क्योंकि आपने, अब रिजल्ट आ गया, कोई बच्चा फेल हो गया तो मैं बोलूंगी क्योंकि आपने मेहनत नहीं की थी। तो मैंने आपको क्योंकि बोलकर क्या किया, कारण बताया। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखो ये क्वेश्चन इसमें से आया था, थीसिस प्रतिजना। ठीक है, ऐसे कैसे याद रखोगे, कारण क्या होता है, कारण होता है हेतु। कारण कैसे बताया जाता है, बिकॉज से बताया जाता है ना। उसके बाद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या दिया था, एग्जाम्पल में आता है लाइक, एज, इस तरीके की जो स्टेटमेंट है जहां पर किसी चीज के साथ उसको कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है। सो सी में देखो यहाँ पर एज यूज किया है ना वर्ड, वेन एवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर एज इन द किचन, सो ये आ गया। ठीक है। इसके बाद फाइनल हमने कंक्लूजन क्या निकाला था, एप्लीकेशन क्या किया था, द माउंटेन ऑल्सो हैज स्मोक अकम्पनीड बाय फायर लाइक द किचन। यहाँ पर हमने कंपेयर कर दिया, अप्लाई कर दिया उस एग्जाम्पल को। पहले हमने एग्जाम्पल दिया सिर्फ, उसके बाद करंट सिचुएशन में एग्जाम्पल को हमने रिलेट कर दिया। थीसिस क्या होती है, थीसिस हमें बताती है कि माउंटेन में आग है। जो पहली स्टेटमेंट है जहां से किसी बात को शुरू किया जाता है वो थीसिस कहलाती है। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो। ओके, हिंदी मीडियम के लिए भी चीजें सेम है, इंग्लिश के लिए भी सेम है। क्वेश्चन का तरीका क्या होता है मैंने बता दिया। अगला है व्याप्ति। व्याप्ति जिसको इन वेरिएबल रिलेशन यानी कि अचल रिलेशन कहा जाता है। ओके, सो देखो व्याप्ति का ये क्वेश्चन है। इस पे जाने से पहले आपको बता देती हूं कि व्याप्ति एग्जैक्टली क्या होता है। ओके, देखो व्याप्ति बेसिकली दो प्रकार की होती है। पहली स्टेटमेंट जो इसमें दी गई है ना, व्याप्ति बिटवीन टू टर्म्स ऑफ इक्वल एक्सटेंशन इज कॉल्ड समव्याप्ति। और दूसरा है द रिलेशनशिप बिटवीन फायर एंड स्मोक इन इज दैट ऑफ समव्याप्ति। ठीक है। समव्याप्ति, व्याप्ति दो प्रकार की होती है, एक है असमव्याप्ति और दूसरी है समव्याप्ति। ओके, व्याप्ति जो दो टर्म्स के बीच में, व्याप्ति जो कि दो टर्म्स के बीच में इक्वल रिलेशन बताती है, इक्वल एक्सटेंशन बताती है, उसको समव्याप्ति कहते हैं। जैसे कि देखो दो चीजें हैं, अगर मैं किसी को नेमेबल बोलती हूं या फिर नोएबल बोलती हूँ, जिस चीज के बारे में, जिसका नाम मुझे पता है, जिस चीज के बारे में मुझे पता है, कुछ भी लिख दो मतलब तो उसका सेम ही रहेगा, है ना। मतलब तो क्या रहेगा, उसका सेम ही रहेगा। तो ये होती है समव्याप्ति, सेम नाम। ठीक है।
जैसे नेमेबल का मतलब हो गया नाम योग्य, नोएबल हो गया जानने योग्य। तो दोनों क्या है, सेम एक्सटेंशन बताता है। जो नाम, जो भी नेमेबल है वो नोएबल जरूर होगा, जो नाम योग्य है वह जानने योग्य जरूर होगा, इसको कहते हैं समव्याप्ति। और दूसरा होता है असमव्याप्ति। असमव्याप्ति क्या करता है, इसका ऑपोजिट होता है। जिस चीज का जो नाम योग्य नहीं है वो जानने योग्य भी नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड असमव्याप्ति। ठीक है, ये टाइप से क्वेश्चन के हिसाब से। अब आते हैं व्याप्ति की डेफिनेशन पर। सो व्याप्ति इंप्लाइज अ कोरिलेशन बिटवीन टू फैक्ट्स। दो तथ्यों के बीच में जो रिश्ता बताता है वो होता है समव्याप्ति। ठीक है, जिसमें से दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप बताया जा रहा है, इसमें से जो एक चीज होती है इसको हम व्याप्ति कहते हैं और परवेदित कहते हैं, परवेडिड कहते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ परवेद्स होता है जिसको व्यापक कहा जाता है। तो ये होती है व्याप्ति की बेसिक से डेफिनेशन। ओके, एक चीज और है यहाँ पर, जो लास्ट में हमने हेतु पढ़ा था ना, हेतु का मतलब मैंने रीजन बताया था, कारण बताया था, ये मिडल टर्म भी होता है। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है ना मिडल टर्म। कोई कंफ्यूजन है तो अभी भी पूछ सकते हो। ओके, इसके अलावा जैसे यहाँ पर कहा है, द रिलेशन बिटवीन फायर एंड स्मोक इज दैट ऑफ समव्याप्ति। समव्याप्ति क्या हो गया, सेम रिलेशनशिप। फायर और धुएं के बीच में, आग और धुएं के बीच में रिलेशनशिप होता है क्या, नहीं होता है। ठीक है, असमव्याप्ति का एग्जाम्पल था ये, लेकिन इसमें समव्याप्ति कहा गया है। ठीक है, एक्सटेंशन सेम होनी चाहिए। यहाँ पर दो चीजें अलग अलग हैं, स्मोक और फायर, धुआं और आग दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो ये असमव्याप्ति की कैटेगरी में आएगा। ओके, सो आई होप ये चीज बिल्कुल क्लियर आपको हो चुकी है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से भी आपके और टाइप्स क्लियर हो जाएंगे। इन अन्वया व्यातिरेकी मिडल टर्म इज बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली रिलेटेड टू मेजर टर्म। ठीक है, ये पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी मेजर टर्म के साथ रिलेट करती है। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ट्रू है। दूसरी स्टेटमेंट बोलती है द नॉलेज ऑफ व्याप्ति इन अव्यय व्यातिरेकी इज अराइव्ड एट थ्रू द जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट इन प्रेजेंस एंड इन एब्सेंस। ठीक है, सो ये भी ट्रू है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। जब हम अनुमाना को ना, जब हम अनुमान को क्लासिफाई करते हैं या क्लैरिफाई करते हैं व्याप्ति के ध्यान में रखते हुए, तो वो उसको तीन हिस्सों में बांटकर चलता है। ठीक है, तो वो तीन हिस्से कौन कौन से होते हैं, अच्छा वो तीन हिस्से कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं केवल याय व्यतिरेकी, अव्याय व्यतिरेकी और केवल केवलन्वयी अनुमना। ये तीन चीजें होती है। ठीक है, कंफ्यूजन रहेगा, नोट्स एक बार पढ़ लीजिएगा फिर से, आप लोगों को कोई भी डाउट इसमें नहीं रहेगा उसके बाद। ठीक है, इसी के साथ फिर अगला जो टॉपिक है वो है हेत्वाभ्यास। फैलेसी ऑफ इन्फेरेंस इसको कहा जाता है, निष्कर्ष का भ्रम इसको कहा जाता है। फैलेसी आपको पता है भ्रम होता है, किसी को भ्रमित करना फैलेसी कहलाता है। ओके, अपने आप में ना फैलेसी भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक होता है फॉर्मल फैलेसी, एक होता है इनफॉर्मल फैलेसी। अगर आपने वो अभी तक नहीं पढ़ा है, कुछ भी उसके बारे में नॉलेज नहीं है, क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, तो कमेंट कीजिए, उस पर भी एक वीडियो लेकर आऊंगी। कमेंट नहीं करोगे, मुझे बताओगे नहीं, तो फिर मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स में आपको डाउट्स हैं। ओके, सो बताना जरूर है। सो हेत्वाभ्यास क्या होता है, ये जानना सबसे जरूरी चीज है इस क्वेश्चन में सबसे पहले। ओके, किसी भी स्टूडेंट को डेफिनेटली अभी तक हेत्वाभ्यास के बारे में नहीं पता होगा। ओके, हेत्वाभ्यास, देखो क्वेश्चन में लिखा है द फैलेसी हेत्वाभ्यास produced in the conclusion due to repudiation of sadhya by hetu is known as what?
ठीक है? सो देखो यहाँ पर बोला है जो फैलेसी होती है, जो हेत्वाभ्यास होता है, जो कि कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष से उत्पन्न किया जाता है। एंड कैसे किया जाता है? रिप्यूडिएशन जब होती है साध्य की हेतु की मदद से, तो हम इसको अगर प्रोड्यूस करते हैं, कंक्लूजन को प्रोड्यूस करते हैं, तो वो कौन से प्रकार का हेत्वाभ्यास होता है? तो वो होता है विरुद्ध प्रकार का हेत्वाभ्यास। विरुद्ध, अब देखो ये क्या होता है? हेत्वाभ्यास प्रोड्यूस्ड इन कंक्लूजन ड्यू टू रिप्यूडिएशन। रिप्यूडिएशन का मतलब होता है टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, किसी चीज को एक्सेप्ट करने से मैंने मना कर दिया। ठीक है? किसी भी कारण की वजह से, साध्य ऑफ हेतु, यानी कि साध्य ऑफ हेतु का मतलब हो गया किसी वैलिड रीजन की वजह से, किसी वैलिड रीजन को रखते हुए मैंने कंक्लूजन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तो वो होती है विरुद्ध। आपने सुना होगा ना कि मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूँ। आपने ए ने कोई बात बोली, बी ने बोल दिया कि आपने जो बातें कही मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, मैं इसके बिल्कुल विरुद्ध हूँ। तो यही होता है कि मैंने एक सॉलिड कारण आपको बता दिया और बोल दिया कि मैं आपकी बात से रज़ामंद नहीं हूँ, मैं इस कारण की वजह से आपकी बात को एक्सेप्ट करने से मना करता हूँ, तो उसको विरुद्ध कहा जाता है। फैलेसी हेत्वाभ्यास क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। ये एक मिडल टर्म होती है, मध्य टर्म होती है और अपीयर्स टू अ रीजन बट नॉट अ वैलिड रीजन। फैलेसी एक कारण तो होता है लेकिन एक वैलिड कारण नहीं होता है। तभी मैं कह रही हूँ फैलेसी अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो बता दीजिए मुझे, ठीक है? फिर वीडियो लेकर आऊंगी, तब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब देखो फैलेसी जो होता है एक कारण होता है लेकिन वो वैलिड कारण नहीं होता किसी चीज का। मान लीजिए कई बार ऐसा होता है ना कि घर में आपसे कोई शीशे का ग्लास टूट गया, ठीक है? अब आपके मम्मी घर पे आए, आपके मदर घर पर आए, फादर घर पर आए और आपने क्या करना था, उस ग्लास को, वो टूट चुका है, वो छुपाना था अपने पेरेंट्स से। तो आप क्या करोगे? उनको किचन में जाने ही नहीं दोगे। कोई भी बहाना मारोगे, धक्का मारोगे, बात को घुमाओगे, लेकिन उनको जैसे कैसे ज़बरदस्ती उस किचन में आने से रोकोगे। तो आपने क्या किया? असली चीज को छुपाने के लिए उनको भ्रमित कर दिया, इसको फैलेसी कहते हैं। बहुत सारे टाइप्स की होती हैं, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। तो विरुद्ध हेत्वाभ्यास है, 5 फैलेसीज होती हैं, ठीक है, जो कि फैलेसी ऑफ इन्फेरेंस को विलेट करती है, जिसका उल्लंघन करती है। पहला है स्वभिचार, दूसरा है विरुद्ध, तीसरा है सत प्रतीक्षा, असिद्ध और बाधिता। बस इसके नाम याद रख लीजिए, काफी होगा। So thank you so much everyone for watching this video and I wish you all the very best.